सबसे पहले तो असाइनमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असाइनमेंट का कुछ ये हाल है कि जो लास्ट वीक अक्टूबर 15 को किया था हमने असाइनमेंट, जो कि इस वीक पे जिसकी वो है सबमिशन है, उसमें से सिर्फ 8 बच्चों ने दिया हुआ है और बाकी बच्चों ने नहीं दिया हुआ। लेकिन पहले ये होता था कि मैं लेट कर देता था क्योंकि मैं खुद बिज़ी हूँ। अब वो नोमान चेक करता है। सही है, तो वो तो अब उसके पास और कोई ज़्यादा काम नहीं है, उसका काम ही यही है कि इसको चेक करना। इस वीक संडे वाले दिन वो चेक करता है। उसने मुझसे 2 बार पूछा हुआ है। उसको बड़ा अजीब लगता है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई जिसने नहीं दिया उसको ज़ीरो कर दो। अभी हमसे मैनेजमेंट ने मांगे थे HTML CS के स्कोर्स मांगे थे। तो बहुत सारे बच्चे थे जिनके HTML में नहीं थे, तो मैंने उसको बोल दिया चलो यार HTML में जिन्होंने सबमिशन नहीं दी उसको छोड़ दो, लेकिन CSS में जिन्होंने नहीं दिए उनके ज़ीरो करके और उनको बता दो, मैनेजमेंट को बता दो। फिर वो उनका मसला है, वो क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट रोकते हैं, जो करते हैं मुझे नहीं पता। सही है, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग सर्टिफिकेट रोकते हैं। फिर आपको डिमांड करते हैं कि ये आप जमा कराओ। इवन एक दफ़ा जो इनका MS वर्ड और इनका जो पूरा एक और कोर्स है, तो कुछ बच्चे थे उन्होंने आके यहाँ पे पंगा किया था कि हमने 4-5 महीने दिए हैं, बीच में 2-3 असाइनमेंट मिस हो गए तो क्या हो गया। उन्होंने बोला था भाई असाइनमेंट करके आओगे दोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सही है। तो जिसके जो बच्चे भाई असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, ये आपका खुद का नुकसान हो रहा है। अभी जो मैंने बताया था कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट है उसमें मेजरली क्या है, लॉजिक बिल्डिंग है। और मैं एक और आपको बताऊं कि प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपको एक एडिटिव एडवांटेज होता है। वो होता है कि आपका जो IQ है वो इम्प्रूव होता है प्रोग्रामिंग से। IQ कहते हैं आपकी सोचने की सलाहियत को। जो आपका दिमाग है, जो आपकी सोचने की सलाहियत है, वो अगर आप नोट करेंगे तो आपस में आप सब जो बैठे हैं, अल्लाह ने हर किसी को फ़िलहाल पैदाइशी हर किसी की थोड़ी अलग अलग होती है। 3 भाई होंगे, 3 भाइयों में एक भाई जो होता है वो PhD किया हुआ होता है, दूसरा भाई जो होता है वो घर पे बैठा हुआ होता है, तीसरा भाई जो होता है वो गाने गा रहा होता है। तो ये ऐसा भी होता है। तो हर किसी की अपनी सलाहियत है, होता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन मज़े की बात है जो आपका ब्रेन है वो ऐसा है कि जो ट्रेन हो सकता है, क्योंकि सबके ब्रेन की बनावट एक ही है। सबके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं जिनसे आपकी इंटेलिजेंस पैदा होती है। लेकिन किसी के न्यूरॉन्स थोड़ा जल्दी बनते हैं, किसी के न्यूरॉन्स कम जल्दी बनते हैं, जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है कोई चीज़ नई चीज़ सीखने में। वो तकलीफ इसीलिए महसूस होती है कि क्योंकि वो उसके कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है। दूसरा, कल मैं अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि हमारा बचपन से एक कॉपी कल्चर है। सही है, 9 में हम बोलते हैं यार कॉपी कर लेंगे, 8 तक तो भूल ही जाओ। सही है, जाते ही वो एक उस बच्चे के आसरे पर हैं जो बेचारा पता है कि हमें ये पढ़ के आएगा। सही है, 20% हम पढ़ के जाते हैं कि भाई चलो अगर उसको उसने भी कोई आसरा नहीं दिया तो चलो कुछ तो कर लेंगे, 20 नंबर तो आ जाएंगे 100 में से। बाकी वो बेचारा एक ही बंदा होता है, कोई वो सारा उसी का मटेरियल पूरी क्लास में वो फॉलो हो रहा होता है। अब वो एक गलती करते है, सारी क्लास वही गलती करती है। तो ये हमारा कॉपी कल्चर जो है ना बचपन से। फिर उसके बाद हमारा 9 में एक्सट्रीम हो जाता है और प्रो लेवल हो जाता है। पैसे वैसे खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते हैं कि भाई किसी तरीके से चीटिंग करा देना। टीचर को 100-150 दे दिए, अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है, महंगाई हो गई, हो सकता है 500 हो गया हो। तो ये सारा जो आपका जो साइकी है ना, मैंने देखा है कि इससे भी बड़ी तबाह हुई है। अब वो ना असाइनमेंट ना टेस्ट, आदत ही नहीं है। वो जो बंदा बोर्ड का एग्जाम चीटिंग करके देकर आ रहा है, वो बंदा क्या टेस्ट देगा। वो बोलेगा भाई मैंने, मुझे देख के ही बोलेगा कि भाई मैंने बोर्ड का एग्जाम मैंने चीटिंग करके दिया, मैं तुम्हारा असाइनमेंट क्यों दूं। बात में लॉजिक है उसकी। सही है ना, लॉजिक बात बना रही है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये चीज अब उसको खुद को हर्ट कर रही है। अब बहुत सारे लोग आप देखेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे, जो रोज सुबह 8 बजे उठते हैं, बाइक पे बैठते हैं। सही है, एक जाके वो एक बड़ा सा फ्लोर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे शब्बे बने हुए होते हैं। सही है, उस पर वो बैठा हुआ होता है, कोई फाइलों पे साइन कर रहा होता है, कोई फाइलों पे ठप्पे लगा रहा होता है। सही है, जैसे ही ब्रेक टाइम होता है वो डब्बा लेकर आता है, वो डब्बे में से खाना खाता है, फिर दोबारा से वही ठप्पे लगते हैं। फिर रात को जो 6 बजते हैं उसका टाइम पूरा होता है, फिर वो बाइक घुमा के घर पे आके हो जाता है। फिर दोबारा से अगले दिन सुबह वही चीज़ शुरू। और उसकी सैलरी बेचारे की होगी यहाँ 25,000 होगी या 30,000 होगी। आजकल 30,000 चल रही है, नॉर्मली पहले 15,000 ऐसे बंदे की होती थी। और पाकिस्तान में आप देखेंगे इन लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अमेरिकन इस चीज़ को शिट जॉब्स कहते हैं। और पता है, बुलशिट जॉब्स भी कहते हैं, शिट जॉब्स भी कहते हैं इसको।
और वो ये काम जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनसे लेते हैं, उन्हें आउटसोर्स किया हुआ है। पेपर वर्क हो गया, इस तरह के जो काम हो गए ना, आईबेक्स, आईबेक्स का नाम सुना है? वो क्या कर, इतनी बड़ी उन्होंने शायरा फैसल पे बिल्डिंग बनाई हुई है, पूरा क्या करती है उसके अंदर बेचारे वो लड़के बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट लेवल के लड़के जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो पूरा दिन क्या कर रहे हैं, कोई कस्टमर आके बोल रहा है कि मैंने ये चीज़ कैसे डाउनलोड करी, सर यू हैव टू डाउनलोड दिस, वो आगे आगे गालियां भी दे रहे हैं वगैरह, सॉरी सर व्हाट डिड आई डू। अब वो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? हालांकि स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो हम साउथ एशियन है, जो चाइनीज हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए, हम इंडियंस हो गए, हमारा जो आईक्यू है वो अमेरिकन से ज़्यादा है। अमेरिकन डम्ब हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। जितने भी हमारे साउथ एशियन जो चाइनीज हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में रिसर्च पेपर अगर कोई पब्लिश कर रहा है इस वक्त वो चाइनीज है। लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिकन क्यों आ गए? क्योंकि वो शिट जॉब्स किसको दे देते हैं? हम जैसे लोगों को। क्योंकि हम लोगों के पास कॉपी कल्चर है। अब कॉपी कल्चर है, हमारे पास कोई सोचने की सलाहियत तो बची नहीं, क्योंकि हमें छापना आता है। छापते छापते हम अब जॉब भी हमें ऐसी चाहिए जिसमें छापने का ही काम। तो हम यहाँ तो लेटर लिखते रहते हैं, हम यहाँ कंप्यूटर पे टाइपिंग करते रहते हैं, मतलब जो चीज़ उन्होंने बनाई है उसको बस या तो हम मेंटेन करते रहते हैं, या हम उसमें से कोई बस काम कर निकलवाते रहते हैं, जैसे कि कोई पेपर प्रिंट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अब एक लिटरली मेरा एक स्टूडेंट था जो कि बैच 1 में था, वो यहाँ से छोड़ के वो एक फ़ोटो कॉपी की मशीन पे जाके खड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उसको इमीडिएटली 15,000 के सैलरी मिल रही थी। अब खुद सोचेंगे भाई, मैं उसको कह रहा था भाई तुम 4-5 महीने यहाँ से पढ़ लो, सही है, किसी बंदे के साथ, किसी कंपनी के साथ 1-2-3 महीने तुम एज ए इंटर्नी काम करो, फ्री में करो। तो बोलो मैं तुम्हारा काम फ्री में करके दूंगा, लेकिन उससे वो काम लो, उससे प्रैक्टिस करो, काम सीखो। लेकिन एक दफ़ा तुम बन गए, सही है, तो तुम्हारी पहली सैलरी हो सकता है 20,000 हो, एक कंपनी तुम्हें उठा ले, तुम्हारे पास 3-4 महीने का दोबारा एक और एक्सपीरियंस आ गया, लेकिन कंपनी लेवल का जूनियर प्रोग्रामर के तौर पे आपकी पोस्ट आ गई, पोस्ट लिख गई आपकी सीवी में। 6 महीने लगा लो, 6 महीने तुम 50,000 को ऐसे क्रॉस करोगे। तुम खुद जाके डिमांड करोगे भाई मुझे 50 चाहिए वरना मैं काम नहीं कर रहा। अब कंपनी के लिए आप एसेट हो, क्योंकि आपको वो काम आता है। अब वो नया बंदा हायर करेगी, उसको फिर सिखाना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा, बोलेगी यार चल ठीक है 50,000 ले ले। आपको 1 साल गुजरेगा, आपकी सैलरी 80,000 से क्रॉस कर जाएगी। सही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जिस सैलरी पे लगा था, इस वक्त मैंने 8 महीनों में अपनी सैलरी डबल करवा ली है। क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी के ये वाले जो मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी फंसी हुई है, अब वो मैं ही कर रहा हूँ। अब मैं कम जाके बॉस को बोलता हूँ यार, 2-3 महीने के बाद जाके बोलता हूँ यार ये जो काम है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो रहा। वो बोलता है कि यार इतने बढ़ा लेते हैं। मैं कहा, ठीक है हो गया। फिर चले जाते हैं, फिर 2-3 महीने गुजरते मैं फिर जाता हूँ, फिर वो कहता है। तो मैं ऐसे कर करके 2-3 महीनों के बाद कर करके मैंने डबल करा ली है सैलरी 8 महीने में। फरवरी में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी जिस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके अभी भी मैं बॉस को धमकियाँ देता रहता हूँ कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू दिया है एक इंटरनेशनल कंपनी में। क्यों? क्योंकि अब वो मुझे एक स्किल आ गई है। अब मेरे लिए दुनिया खुली हुई है, कोई भी मैं जगह पे जा सकता हूँ, मैं कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास अपवर्क प्रोफाइल है जिसमें मेरे प्रोजेक्ट सारे लिस्टेड हैं। सही है, मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली। अब मैं उस प्रोफाइल पे काम भी नहीं करता, लेकिन वो प्रोफाइल मेरी है। सबको मैं किसी को भी भेज दूंगा, उनको लिखा हुआ है कि इसने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अब आपको वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। अब किसी के पास भी आप जाते हैं, हो सकता है एक कुछ लड़के हैं जो मुझसे भी ज़्यादा चीते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उनका इस वक्त वो एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे सर कहते हैं। हालांकि मैं खुद देख रहा होता हूँ यार, इनकी जो अप्रोच है ना बड़ी ज़बरदस्त है। और मैं देखता हूँ कि इनको 1 साल लगेगा, 1 साल में ये क्रॉस कर जाएंगे। सही है। तो ये आपका होती है आपकी अप्रोच, और ये आपको मिलती है आपकी लॉजिक बिल्डिंग से। बात समझ आ रही है? कि लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी वो ही ज़्यादा कमाता है। अगर आपको बैठ के टाइपिंग ही करनी है तो भाई फिर जाके कहीं पे क्लर्क लग जाओ। सही है। आप भले ये काम नहीं करते, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट से अगर थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग सीख लेते हो ना, आप दुनिया में कोई काम करोगे आपको ये लॉजिक बिल्डिंग आपको क्विक डिसीजन मेकर बना देगी। और जो डिसीजन मेकर होता है वही सबसे ज़्यादा हाईली पेड होता है। सीईओ क्या करता है? एक कंपनी का सीईओ है, उससे नीचे वाला जो एक बेचारा क्लर्क है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। वो पूरा दिन लगा हुआ है। वो सीईओ जो है हाथ में कॉफ़ी, स्टारबक्स की कॉफ़ी लेके वो बीएमडब्ल्यू से उतरता है, सारे आगे सर 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 कर रहे होते हैं।
उसकी 8-9 लाख रुपए सैलरी है, वो क्लर्क के बेचारे की 30,000 रुपये सैलरी है, वो बाइक पे धक्के खाते हुए आ रहा है, पूरा दिन कुत्तों की तरह वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी 30,000 रुपये, उसकी 8 लाख रुपए। दोनों में क्या फ़र्क है? सीईओ जो है वो सिर्फ डिसीजन मेकर है, वो टफ डिसीजंस लेना जानता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, और आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अभी भी मेरी जो पोजीशन है, अब मेरे नीचे जो अंडर में मेरी टीम है, वो मुझे बोलती है कहीं पे कोई भी मसला होता है, सर अब क्या करें, क्योंकि उनको पता है भाई हमारा मसला नहीं है। अब वो बॉस उससे पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, उस टीम से पूछता है कि क्या हो रहा है, वो बोलते हैं सर ये इस पर फंसे हुए हैं, हमने सर को बोला हुआ है, सब सर जब कुछ कहेंगे तो हम आगे काम करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो हालांकि मैं काम कम कर रहा हूँ, वो जो मेरे नीचे जो ये असिस्टेंट्स है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं मुझसे, मैं कोडिंग बहुत कम कर रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ काम क्या है, वो डिसीजन लेना। ये जो आपकी पावर बिल्डअप होती है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग से होती है। ये जो असाइनमेंट आपको मैंने दिया था लास्ट टाइम, ये वाला प्राइस कैलकुलेट करने वाला, ये बहुत बेसिक एक लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चन था। के अलावा आपके पास ये जो टेबल जनरेटर है, ये अगेन एक लॉजिक बिल्डिंग का एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको नोट किया होगा कि मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी नहीं करा रहा हूँ, मैंने सिर्फ वो नौमान को बोला हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा लिया करें। उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो आप पूरे कर लें, तब मैं आपको असाइनमेंट्स दूँ, ताकि आपको एरे भी आए, आपको फोर लूप भी आए, आपको फंक्शन भी आए। अभी तो मज़ा ही नहीं है, अभी तो मैं बोलूँगा यार ये क्या मैं दूँ आपको क्वेश्चन। मज़ा तो तब आएगा जब मैं बोलूँगा भाई एक दो एरे है, उसको पहले सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करने के पास दो एरे के रिमाइंडर्स निकालो, उस रिमाइंडर्स को फाइनली प्लस करो और उसका सम मुझे ला के दो। इस तरह की जब लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मज़ा आता है। अब इसमें क्योंकि आपको फॉर लूप भी आता है, आपको इफ स्टेटमेंट भी आती है, अब आपको वेरिएबल भी आता है, आपको डेटा टाइप भी आती है, आपको फंक्शन भी आता है। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर इसमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो रही है जो हमें नहीं आती, आपको आती है। अब आपका काम कहाँ फंसेगा? लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चन मुझे मजे के इसलिए लगते हैं, 10 लाइन का कोड होता है, लेकिन वो 10 लाइन का कोड सोचने में ना 3 दिन लग जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चन ना सिर्फ आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग में हेल्प आउट करेंगे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको हेल्प करेंगे, कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ाते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में दूसरे आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको खुद फील होगा कि मैं पहले जिस तरीके से सोचता था और अब जिस तरीके से सोचता हूँ उसमें बहुत फ़र्क है, कि आपका आईक्यू लेवल इंप्रूव होता है जब आप लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखें तो वहाँ पे बच्चों को आईक्यू क्वेश्चंस करवाए जाते हैं स्कूल टाइम से, क्योंकि उनको पता है कि हम इन ईस्टर्नर से, जो कि हम लोग हैं, यानी कि साउथ एशिया और ये सब अरब्स, ये लोग हमसे आईक्यू में पैदाइशी ज़्यादा होते हैं, हमारे डीएनए में है, हमारा आईक्यू तेज़ है, हमारी मैथमेटिक्स सबसे फास्टेस्ट है। हम जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं दिमाग में, वो लोग नहीं कर पाते। आपको आप एक ले जाएं एक साउथ एशियन बच्चा, वो जाके ना उसको आराम से एक ग्रोन अप जो वेस्टर्नर होगा उसको मैथ्स में डिफीट कर देगा इजीली। की वजह ये है कि वो मैथ्स में बहुत वीक है, लेकिन उनकी एक चीज़ अच्छी है कि वो डिसीजन मेकर अच्छे हैं। सही है। हम लोग किस चीज़ को पहले भागते हैं कि हमारा इमीडिएट फ़ायदा जहाँ पे ज़्यादा होता है, अभी 15,000 मिल रहे हैं ले लो, ये नहीं सोच रहा कि भाई ये 15,000 तुम्हारे 6 महीने के बाद भी 15,000 ही होंगे, क्या फ़ायदा है। हालांकि इन्फ्लेशन हो रहा है, हर रोज़ रोज़ आपके हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी सैलरी 15,000। अब मज़े की बात है, आप ऐसा कोई कौन सा आप काम कर रहे हैं जो आपकी वो सैलरी बढ़ाए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक बंदा क्लर्क है, वो जाके बॉस को बोले कि मुझे 30,000 रुपये दो वरना मैं काम नहीं करूँगा, वो बोलेगा बाहर जा, बहुत आएंगे तेरे। एक एमबीए की पोस्टिंग थी, उसकी जॉब ओपनिंग थी एचआर मैनेजर की, उसके लिए मैंने देखा था मीज़ान बैंक के बाहर लाइन लगी हुई थी, सारे एमबीए, मिनिमम रिक्वायरमेंट एमबीए, लेकिन इतने सारे एमबीए क्यों? क्योंकि कोई भी कर लेता है। मेरा दोस्त सिविल इंजीनियर है, उसने एमबीए किए हुई है, सही है, क्योंकि एक चीज़ जो एक जगह पे सेचुरेशन है भाई, वहाँ क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो चीज़ आसान है, आपको ईजिली कोई रिप्लेस कर लेता है। आप ऐसी स्किल सीखो, खुद को ऐसा बनाओ कि आप रिप्लेस ना हो सको। आपकी सोच ही होनी चाहिए कि भले मेरा 1 साल लगेगा। बिल्कुल मुझे पता है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ में किचन मनी का बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे पास घर पे अब्बा बोलता है बेटा कुछ कमा, अब्बा को बोलते हैं अब्बा अभी अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब्बा बोलता है बेटा फिर खाएगा क्या? सही है, तो आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप पार्ट टाइम कोई जॉब कर लो, कोई मना नहीं कर रहा। पूरे हफ्ते तो आप घूमते ही रहते हो, आप पूरे हफ्ते की जॉब कर लो, मैं भी तो जॉब ही कर रहा हूँ, सही है।
तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे पढ़ाने आता हूँ, आप यही 2 घंटे सिर्फ पढ़ने आ जाओ, बाकी टाइम आप जॉब कर लो, आप अपना घर चलाओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे आप सीख रहे हो, फिर संडे वाले दिन जो आपका फ्री है उस दिन आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो। अभी ये जो दोनों असाइनमेंट है, दोनों 1-1 घंटे का भी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक दिन संडे में बैठ के दोनों कर सकते थे आप, लेकिन पूरा हफ्ता हो गया, सिर्फ 8 बच्चों ने ये किया, 1 बच्चों ने ये किया। अभी भी मैं बैच 2 वालों की बात करता हूँ, जो आपसे बैच 2 वाला है, कल मैंने उनको बिठाया था रिएक्ट का एक वो टास्क करने के लिए। यकीन मानेंगे, ऐसे वो बैठ के चुप करके देख रहे थे कोड को, जैसे पता नहीं क्या देख लिया। हालांकि उन्होंने इतना टाइम लगा लिया रिएक्ट में। की वजह सिंपल क्या है कि प्रैक्टिस नहीं। सही है। तो प्रैक्टिस लाजमी करें। जिन बच्चों ने भाई अभी तक 8 किए हैं, ये कल आई थिंक शाम तक वो चेक करता है, संडे वाले दिन तक, तो आप इसको सबमिट करा दीजिएगा ताकि वो आपकी भी ग्रेडिंग हो जाए। सही है, वरना वो आपको ज़ीरो कर देगा। उसके बाद फिर आपको यही मसला होगा, क्योंकि गूगल क्लासरूम की खास बात यह है कि असाइनमेंट यहाँ पे तो रहेगा, रीट नहीं हो रहा। अब वो फिर वो जब मैनेजमेंट को इसके नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको जो फाइनल सर्टिफिकेशन होगी आएंगे। ठीक है, ये आपका खुद का फ़ायदा है। फिर से कह रहा हूँ, लॉजिक बिल्डिंग जो है ये लगती तकलीफ दह है, शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन एक दफ़ा इसके आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा ईजी लगती है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो इवन आपको ये सारी प्रैक्टिस कराती हैं, जैसे एक हैकर रैंक है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल है, अभी आप इसको टच नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा पहले नहीं दे रही, लीड कोड देख लेते हैं। अब लीड कोड ये भी एक वेबसाइट है जिसमें आपको डेवलपर क्वेश्चंस मिलते हैं। इसको पहले आपको साइन अप करना पड़ता है, फिर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता है इसी तरीके के, जिस तरीके से मैंने आपको दिया हुआ है ना, इसी तरीके से। अब मज़े की बात है, आप इस पर गौर करेंगे, आपको ये बोलेगा भाई तुम्हें दुनिया जहान की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है ना कर लो। तुम्हें पाइथन करनी है पाइथन करो, जावास्क्रिप्ट करनी है जावास्क्रिप्ट करो, जावा करनी है जावा करो। बोलता है मुझे इससे कोई मसला नहीं है। उसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख के दिया था, कि जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ टेबल जनरेटर, उस तरह का वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, बोला कि ये सॉल्व करो बस। कोई भी लैंग्वेज उठा लो जो तुम्हें आती है, क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है कि आपको कोई कोडिंग आती है, नहीं, इनका मकसद है आप सोचते किस तरीके से। बात समझ रहे हैं? तो जावास्क्रिप्ट की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्लोबल वेरिएबल और मेन टॉपिक क्या था? फंक्शंस के दो लफ्ज बोले थे, वो कौन से थे? आइसोलेटेड और यूजेबल। और यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी, एक्स वाई जी कुछ पढ़ी थी। अब हम लोग फंक्शंस के लिहाज से एक और ही का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं फाइल अलग बना लेता हूँ, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। हम बोल देते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। तो मैं भी खुद पहले कंफर्म कर लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स में मैं खुद भूल जाता हूँ। पैरामीटर क्या कह रहा है? द नेम्स लिस्टेड इन फंक्शंस डेफिनेशन। फंक्शंस डेफिनेशन बेसिकली जब आप फंक्शन बना रहे थे तब की बात कर रहा है। और मुझे पता लग गया कि दूसरा आर्ग्यूमेंट, दोनों में से इतना सा फर्क है, एक पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट होता है। मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि कौन सा पैरामीटर था कौन सा आर्ग्यूमेंट था। ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाता है। इंटरचेंजेबली का मतलब होता है दोनों आप इस्तेमाल कर लो, अगला बंदा समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। लेकिन टेक्निकली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने अभी चेक किया कि पैरामीटर तब इस्तेमाल करेंगे जब वो फंक्शन बना रहे हो, और जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास एक और यहाँ पे, इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, इस लाइन को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम एक और स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, और ये स्क्रिप्ट कौन सी है? फंक्शन पैरामीटर्स। बाकी सारी स्क्रिप्ट्स को बंद कर देते हैं, और हम इसका ये सर्वर चला देते हैं। तो फंक्शन का पहला स्टेप फंक्शन बनाना है, तो हम सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये क्या लिखते हैं? फंक्शन कीवर्ड। सही है, ताकि जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए कि हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन। उसके बाद क्या देते हैं? फंक्शन का नाम देते हैं। मैं टिपिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ माई फंक। सही है। ये जो बुक है आई थिंक उसमें फू ज़्यादा यूज़ हुआ है।
देख लीजिएगा, एक फू बार, ये बहुत टिपिकल वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लॉरम एप्सम है, नहीं इस तरीके से कुछ ये वर्ड्स हैं जो टिपिकल ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रैक्टिस के लिए। हेलो वर्ल्ड है, तो या तो फू कह लें, या हम लोग साउथ एशियन जो हैं ज़्यादातर माय फंग यूज़ करते हैं। कोई भी इंडियन होगा ना, तो वो ज़्यादातर माय फंग बोल रहा होगा। तो हमारा एक सिंपल फंक्शन बन गया, उसके अंदर आपको पता है कि मैंने एक कंसोल चला देता हूँ मैं ये बताने के लिए कि ये फंक्शन बॉडी है, ये फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का कीवर्ड, इस चीज़ को वो क्या कह रहा है, फंक्शन पैरामीटर्स। क्या कह रहा है, फंक्शन पैरामीटर्स। ये क्या चीज़ है, फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में जो भी चीज़ लिखी होती है वो फंक्शन वही चीज़ चलाता है। क्वेश्चन। अब इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको पता है कि इसका हमें नाम लिखना पड़ता है और उसके आगे पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन चल जाना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन चलेगा तो मुझे कुछ भी दिखेगा नहीं, तो कुछ दिखने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फंक्शन ट्रिगर्ड। मैं इसके कंसोल में जाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ट्रिगर्ड। फंक्शन के अंदर डेटा पहुंचाने का एक हमने तरीका लास्ट क्लास में पढ़ा था। वो लास्ट क्लास में क्या तरीका था कि हम एक क्या बना लें, कौन सा वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। एक ग्लोबल वेरिएबल हम बना लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं num1, के अंदर मैं दे देता हूँ 100, और यहाँ पे फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक कन्वेंशन है, दिस इज माई नंबर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, num1। ये चीज़ थोड़ी मैंने, तो हम लोग बैक टिक कहते हैं, ये बैक टिक है, और ये आपके पास डॉलर का साइन है, और ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस हैं। लेकिन ये पूरी चीज़ किसके अंदर है, ये बैक टिक या ये स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग आपको पता है कि स्ट्रिंग इससे भी बनती है, स्ट्रिंग इससे भी बनती है, और स्ट्रिंग से भी बनती है। ये तीनों चीज़ें स्ट्रिंग को बनाने के लिए काफ़ी होती हैं। सही है, ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। बात समझ आ रही है, ये तीनों चीज़ें स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अब इनमें में फ़र्क क्या है, ये जो बैकटिक वाली है ये थोड़ी स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप कैसे है, अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल लिखना हो, सही है, मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर देखें मैं ये कहना चाह रहा था, मैं लिखता हूँ इधर 100, दिस इज माई नंबर 100, तो अब ये कौन सा लोग डिट्टो कॉपी इसको पेस्ट कर देगा वहां पे, माई नंबर 100। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये वेरिएबल है, जो भी इस वेरिएबल में डेटा हो वो वहां पे प्रिंट हो। अब मसले की बात ये है कि आप अगर आप यहाँ पे num1 लिखेंगे तो वो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, num1, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि ये वेरिएबल का नाम था, उसको तो लगा आपने स्ट्रिंग लिखा है। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही कोटेशन मार्क शुरू हुआ, अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं पढ़ता, आप अंदर कुछ भी लिखते हैं वो नहीं पढ़ता, तो ये वेरिएबल का नाम भी वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैंने तो उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करना है, सही है, उसका ये तरीका होता है कि आप सबसे पहले कोटेशन मार्क्स के बजाय क्या इस्तेमाल करें, बैक टिक। ये जो बैक टिक होता है ये आपके एस्केप बटन के नीचे होता है, सही है, तो देख ही लेते हैं, लगता है बहुत सारे बच्चे आपको ना पता हो। क्या, हाँ हम ये कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एस्केप बटन है, के ठीक नीचे ये वाला जो बटन होता है ना, से अगर आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये बैक टिक लग जाता है। यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस मकसद के लिए आप सबसे पहले इस कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आप एक डॉलर का साइन बनाएंगे, इस डॉलर के साइन के बाद एक पैरेंथेसिस बनाएंगे, तो आपने नोट किया इसका कलर चेंज हो गया, गोल्डन हो गया, यानी कि अब ये जावास्क्रिप्ट को पता है ये कोई स्पेशल चीज़ है। इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, इससे जावास्क्रिप्ट समझ जाती है कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल देना है।
अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कॉन्केटिनेशन कर सकते थे, जिसमें आपने कहा कि आप प्लस का प्लस देके आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक वायबल मेथड है, क्योंकि आपका जो अगर वेरिएबल है बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अलग अलग जगहों पर है, तो प्लस 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 देना एक बहुत हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है, ये बहुत ईजी है। सही है? तो ये अब हम इसको पीछे जाते हैं, तो हम देखेंगे अब वो क्या कह रहे हैं, दिस इज़ माई नंबर 200। अब आप इधर जब इसको चेंज करेंगे 300, तो वो नीचे क्या आ जाएगा 300। बात समझ आई? इवन तो जब आपने ये काम किया था, आप इसको प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एंटर नंबर, यहाँ पे आके आप वो नंबर पूछ रहा है, मैंने कहा 500, आपने एंटर मारा तो नीचे क्या आ गया 500, क्योंकि अब ये वेरिएबल बन गया है, कुछ भी आ सकता है। अब एक तरीका तो ये है फंक्शन के अंदर डेटा पहुंचाने का। आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर डेटा पहुंचाना ये मसला है क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर जो कोड होता है वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, वो उसकी दुनिया अलग है, तो उसको वहां तक डेटा पहुंचाना बाहर से थोड़ा मसला है, क्योंकि वो कोड बिल्कुल अलग है। तो एक तरीका तो ये था किस वेरिएबल का, ग्लोबल वेरिएबल का। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का जो मेथड है, मैंने आपको बताया था कि हम पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, उससे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो हम ग्लोबल वेरिएबल पे ये काम नहीं करते कि अगर हमें फंक्शन को कोई डेटा देना होता है, उसके बजाय हम एक फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल पैरामीटर्स। अब यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, जैसे आपने लिखा num1। याद रहे कि जो नाम आप इधर देंगे वही नाम आपको नीचे यूज करना है, वरना नीचे वो क्या एरर देगा कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। सही है? क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आपको या तो आप फंक्शन के अंदर बनाएं, या आप फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल इस्तेमाल करें जो बाहर बना हुआ है। तो यहाँ अगर मैं इसको, मेरे कहने का मतलब इसको अगर आप num2 कर रहे हैं, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा num2। ये वैसे आपको VS कोड खुद बता रहा है, अगर आप इसको num1 करें तो ऊपर वाले का कलर क्या हो गया है, लाइट हो गया, तो मतलब ये आपने कहीं भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसको 1 करेंगे तो अब इसका कलर चेंज हो गया, मतलब आपने ये यूज़ किया है। तो ये जो आपने पैरामीटर यूज़ किया, अब इसको ये डेटा आएगा कहाँ से, क्योंकि ये क्या है, ये तो वेरिएबल है। num1 एक सिंपल वेरिएबल है, और वेरिएबल में आपको कोई ना कोई डेटा तो देना पड़ता है। अभी समझ लें कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस वक्त ये वाला काम हुआ है बस। और जब तक var num1 होता है तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि num1 में इस वक्त क्या है, अनडिफाइंड। अच्छा, इसको हम इसी कंडीशन में चलाते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। ये क्या रहा है, दिस नंबर इज, ये जावा स्क्रिप्ट थोड़ी मासूम सी है कि आपको कह रही है अनडिफाइंड। यही काम अगर आप पाइथन में करते हैं ना, तो इतना बेहतरीन किस्म का आपका कोड क्रैश होता। और नीचे लिखा हुआ होता है कि यू यू आर यूजिंग अ पैरामीटर एंड यू आर नॉट पासिंग इट। नहीं है, अपोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड, इस तरह का आपको एरर आता है। आर्ग्यूमेंट, ये पाइथन टिपिकल एरर देता है अगर आप ये वाला काम करेंगे। वो बिल्कुल रोक देता है, बोलता है मैंने चलना ही नहीं है। जावा स्क्रिप्ट थोड़ा मासूम है, वो कहती है यार चलो खैर है, बच्चे से गलती हो गई होगी, तो वो फिर भी वो क्रैश नहीं करती। तो यहाँ पे वो क्या, num1 की जगह वो क्या भेज देती है, अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट। तो लेकिन ये वही वाला मसला है कि आपको चाहिए 50 था, लेकिन आपको रिसीव क्या हो रहा है, तो सही है, तो डेटा सही नहीं आ रहा, तो आपका वैसे ही काम गलत है। तो अब इसको आप डेटा देंगे कैसे, तो एक तरीका है कि आप ऐसे देंगे, var num1 इज इक्वल्स टू 50। क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सॉरी पैरामीटर पास करते हैं, तो पैरामीटर पास करने का बेसिकली मकसद क्या है कि फंक्शन बेसिकली कर यही रहा है कि अपने अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। कल हमने देखा था कि भले एक ऊपर ग्लोबल वेरिएबल था, लेकिन वही नाम से अगर एक हमने वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, तो याद है क्या हुआ था कि वो वही वैल्यू इस्तेमाल कर रहा था जो फंक्शन के अंदर थी। यहाँ पे भी सेम मसला हो रहा है कि यहाँ पे आपने जब इसको ये पैरामीटर पास किया, तो पैरामीटर पास करते हुए इसने ऑटोमेटिक ये वाली लाइन चला दी फंक्शन के अंदर। तो अब वो इसको नहीं देखेगा, बोलेगा कि मुझे तो जो फंक्शन के अंदर ये वाला नंबर है मुझे वही चाहिए। अब वो तो है नहीं। सही है? अब ये कैसे मुमकिन होता है, इसकी वैल्यू हम कैसे सेट करते हैं num1 की,
वो हम करते हैं, ये इसका ताल्लुक है जहाँ पे फंक्शन चल रहा है, ये एग्जीक्यूशन है ना, तो हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। जहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि जहाँ पे फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे कि आप लिखते हैं num1 इट इज इक्वल्स टू 50। सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने पहले लिखा था var num1, आपने ये डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपने num1 किया, उसके बाद आपने 100 कर दिया। लॉजिक समझ आ रही है ना, कि आपने सबसे पहले वेरिएबल बनाया, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी, अंग्रेजी लफ्ज है असाइन, वैसे आप उसकी वैल्यू रख दी, सिंपल। तो ये ही काम यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, कोई मसला। अब पीछे करते हैं, क्या आया, दिस इज माई नंबर, आते हैं आते हैं आते हैं, अभी बहुत कुछ है, देख सकते हैं। पैरामीटर दो तरह के होते हैं, एक तरीका है, तो तरीका आपका वाला। अब यहाँ पर दिस इज माई नंबर 50 आ गया, यानी कि मैंने सिंपली सिंपली num1 को टाइप कर लिया किससे, num2 से। इसका एक ख़ास नाम है, तो हम कहते हैं नेम्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। सही है, ये एक ख़ास किस्म है डेटा पास करने की, में हम लोग को बताते हैं कि हम किसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, num1 की। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने पीछे एक सवाल किया कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वेरिएबल फंक्शन में दें, वेरिएबल भी तो आप कितने भी बना सकते हैं। तो आपका इधर मुझे एक दूसरा भी पैरामीटर देना है। दूसरा पैरामीटर देने का क्या तरीका होता है, आप क्या प्रेस करते हैं, सबसे पहले कॉमा, कॉमा के बाद आप उसको क्या देंगे, num2। और आप यहाँ पे मैं इसको console log इसको भी करा देता हूँ, तो मैं ऊपर कर देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट नंबर, थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि वन लाइनर बने, एंड दिस इज माई सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर वन है और ये num2 है। अब ज़रा हम इसको दोबारा इसी कंडीशन पे चलाते हैं पहले। तो अब ऊपर वाले में 50 आ रहा है, नीचे वाले में वही मसला है कि ऊपर हमने उसको बता तो दिया है कि एक वेरिएबल है num2, उसने उस वेरिएबल को बना भी लिया, लेकिन उसकी वैल्यू हमने नहीं दी। तो उसकी वैल्यू देने के लिए हम दोबारा से इधर आएंगे और 50 के बाद हम क्या प्रेस करेंगे, कॉमा, और हम टाइप करेंगे num2 इक्वल्स टू 100, और नीचे हमारे पास डेटा फंक्शन चल चुका है, फंक्शन में हमारे दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। इसको हम लोग कहते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है, अगर फ़र्ज़ करें आपने लिखा था ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले कौन है num1, बाद में कौन है, नीचे पहले कौन है और बाद में कौन है। तो अगर आउटपुट देख लेते हैं, पहले क्या क्या टाइप में, वैसे ये फर्स्ट सेकंड तो आपको बता ही रहा है, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट की वैल्यू क्या दी है, ये क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट का एरर है क्या। देखें, इसको दोबारा से पढ़ते हैं, हमारा पहले कौन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है? पहले पहले फोकस करते हैं सिर्फ नंबर वन पे, पहले क्या है 50, तो पहले क्या लिखा हुआ है 50, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने num1 तो लिखा था। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो अब आप इस फर्क नहीं पड़ता, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर। अभी आपको थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, थोड़ा दुरुस्त करते हैं, टेंशन ना लें। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स। पोजिशनल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जावास्क्रिप्ट आपका जो वैल्यू वो आपके पैरामीटर को देखता है। बात समझाई, आपकी पहली पोजीशन पे कौन है, दूसरी पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर आप इस चीज़ को
टी करते हैं। ये मैंने इसलिए लिखी थी ये बताने के लिए कि आप बेसिकली वेरिएबल को ही असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़रा देखेंगे 50 किस में जाएगा और 100 किस में जाएगा। अब सेंस बना रहा है, ये सेंस बन रहा है। ए नम 1 में कौन सेव हुआ 50, नम 2 में कौन सेव हुआ 100। इसका मसला ये है कि यहाँ पे आप अगर आपके पास फर्ज करें फर्स्ट नम इज इक्वल्स टू 50, सेकंड num it is equals to 100, सही है। तो फर्ज करें ये आप डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, बल्कि आप किसके थ्रू पास कर रहे थे, एक वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे थे। अब भी रिजल्ट सेम है, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट सिंपली वेरिएबल में क्या करती है कि आपको ये वेरिएबल दिखता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को क्या दिखती है, उसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पे ABCD XYZ कुछ भी लिख दें, जावास्क्रिप्ट किस चीज़ को फॉलो करेगा, उसकी वैल्यू को, जो चीज़ आप उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पहले नंबर पे जो पैरामीटर होगा उसमें वो वैल्यू सेव हो जाएगी, और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे एक VS कोड जो है आपको बता देता है। और ये लेंट माय फंक में वो आपको बता रहा है पहला क्या चाहिए, num1। नॉर्मली आपको बता देता है उसी वक्त कि आपने क्या चीज़ कब पास करनी है। तो इसी वजह से वेरिएबल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन है और इस फंक्शन पे पहले नेम आना था, फिर एज आनी थी, तो ये फिर क्लास आनी थी, फिर फ़ोन नंबर आना था। अब आपकी वाली बात कि भाई बंदा क्या क्या याद रखेगा, सही है। तो यहाँ पे जब आप आके इधर कीवर्ड रखते हैं, यार यहाँ पे मुझे इसका बटन याद नहीं आ रहा, नहीं वो नहीं कर रहा, वो मेरे मेरे पीसी में ये दिखा रहा है। नहीं ये है ना, इसका VS कोड पे पता नहीं किसने क्या क्या किया हुआ है, सही, पता नहीं कौन कौन सी एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई हैं। जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरी सिंपलाइज्ड मेरी जो है एक्सटेंशन, उसमें आप कंट्रोल और शिफ्ट दबा वो स्पेस बार दबाते हैं ना, पर आपको बता देता है कि इसको क्या चाहिए। तो एक ये होता है, दूसरा थिंक हेल्प होता है, एक मिनट, हेल्प फंक्शन का नाम क्या है, हाई फंक वेब ब्राउज़र खोल रहा है। मैं आपको बता दूंगा, एक इधर एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वो मुझे हेल्प आई थिंक पाइथन का है, सही। तो ये क्या करता है कि ये फंक्शन के जो पैरामीटर्स है ना उनकी डिटेल्स आपको बता देता है। एक तो ये चीज़ करता है, दूसरा इसका जो डॉक स्ट्रिंग होती है, डॉक स्ट्रिंग इसको कहते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई होती है इन्हीं बैक टेक्स्ट में। और इधर जो आपका ये क्रिएटर होता है जिसने ये फंक्शन लिखा होता है, यहाँ पे वो थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता है कि दिस इज अ फंक्शन दैट टेक्स टू पैरामीटर्स एंड ब्ला 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 ब्ला, सारी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। उसका अब फंक्शन होता है, मैं चेक कर लूँगा वो कौन सा था, पाइथन में गारंटीड हेल्प है और डर है, दो का मुझे याद नहीं आ रहा। तो उधर हम लोग करते हैं कि वो फंक्शन यूज़ करते हैं, उसमें फंक्शन का नाम फॉरवर्ड करते हैं, तो वो आपको सारी वो यही चीज़ें, दो चीज़ें बताता है। पहला फिर कौन कौन से चाहिए, दूसरा कि ये जो क्रिएटर है उसने यहाँ पे कमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ दो होती है।
लेकिन ये VS कोड का भी एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है कि यहाँ पे बेसिकली आपको की वैल्यू देता है। वैसे मुझे जो चीज़ समझ आ रही है इसमें से कि अगर आप माई फंक लिखेंगे और एक दबाएंगे एक दफ़ा तो ये आपको बता रहा है। यहाँ पे एनी इसलिए आ रहा है कि अभी तक ये डिफाइन नहीं है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। हमने अभी इसकी डेटा टाइप नहीं बताई है तो ये आपको नहीं पता रहा है। एनी बोल रहा है कोई भी डेटा टाइप रख लो, दिल करे चेक करें, चेक करें। इवन ये यहाँ पे ये भी करता है, जैसे आप नेम लिखना शुरू करेंगे ना तो वो ब्लू हो जाता है कि आपने नेम लिख लिया, फिर आप कॉमा दबा के आगे चलेंगे ना वो बोलता है अब एज एज लिखो, फिर आप एज लिख के आगे बढ़ेंगे तो वो फिर क्लास 2 पे ब्लू हो जाता है। तो ये VS कोड थोड़ा पावरफुल है इस केस में कि आपको बताता है कि कब कौन सी चीज़ नहीं है। मैं भी इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे VS कोड में कंट्रोल और स्पेस वो स्पेस बार प्रेस करो तो वो सामने खुल जाता है। इधर ये ऐसे खुल रहा है। मैंने नोट किया कि माय फंक्शन जो मैं नाम लिख रहा हूँ और एक दफ़ा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद इसमें आई थिंक थोड़ी सी दूसरी कोई एक्सटेंशन यूज़ हुई है, मेरी वाली थोड़ी अलग है। तो हमें खैर पता ही चला हम फंक्शंस को डेटा पास कर सकते हैं और जब हम उस फंक्शन को कॉल करा रहे होंगे तब हमें ये वाला डेटा को देना पड़ेगा। सही है। अच्छा एक और चीज़ करके देखते हैं। हो रहा है कि ये मुझे पाइथन में मैंने ये पढ़ी हुई है, ये को नहीं पता था कि जावास्क्रिप्ट में करते हैं कि नहीं। इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब देख रहे हैं मैं पाइथन का लॉजिक है लेकिन मैं लगा इस पे रहा हूँ। सिंपल सी सही है क्योंकि ये मैंने यूज़ किया हुआ है, कुछ रिसेंटली मैंने ये काम किया था तो मैंने इस पर यूज़ किया था। इस पे होता है कि आप इसको बेसिकली कह रहे हैं कि अगर यूज़र इसकी वैल्यू ना दे, सही है, अगर मेरा यूज़र इसकी वैल्यू ना दे तो num2 की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? इसी तरीके से आपको पता है कि आप जब भी कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है आपने किया अलर्ट, सही है, तो ज़रूरी नहीं कि अलर्ट क्या आपसे रिसीव करता है। अलर्ट आपसे रिसीव करता है कि मुझे क्या चीज़ दिखानी है। ये आपने यूज़ किया है ना अलर्ट, तो ज़रूरी नहीं कि अलर्ट का सिर्फ यही रिक्वायरमेंट हो सकता है कि उसके पास कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हो, दूसरे भी पैरामीटर्स हों, लेकिन उन पैरामीटर्स पे क्या लगा हुआ होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट कहता है भाई अगर ये दे कोई वैल्यू तो यूज़र की वैल्यू इस्तेमाल करो, अगर यूज़र ना दे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर लो। ये ज़्यादातर जो आपकी बैकएंड प्रोग्रामिंग में ये उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आप फंक्शंस को ऑटोमेटिक एक वैल्यू देते हैं। अगर यूज़र ने इसकी डेटा दिया है वो इस्तेमाल करो, नहीं दिया तो ये इस्तेमाल करो। और यहाँ पे हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया, सिर्फ यहाँ पे जब उसको हम पैरामीटर जो फंक्शन बना रहे थे तब हमने num2 की वैल्यू क्या सेट कर दी थी? 100। लेकिन यहाँ पर आकर जब मैं चलाते वक्त मैं इसको कर दूंगा 20 तो वहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 20, क्योंकि मेरी जो क्या कहेंगे इसको कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है या मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वो हमेशा चेक करेगा कि अगर मैंने उसको कोई वैल्यू दी है तो वो इसके ऊपर सबकत ले जाएगा और वो मेरी ही वैल्यू यूज़ करेगा, ये वैल्यू यूज़ नहीं करेगा। इवन हम दोनों की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अब मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ विदाउट किसी आर्ग्यूमेंट्स के, सही है। जब इसको चलाते हैं तो इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जब इसको बनाते हैं तो हम इसको पैरामीटर कहते हैं, लेकिन आप दोनों पैरामीटर कह लो दोनों आर्ग्यूमेंट कह लो मसला नहीं है। और जो अगला आपका बंदा है वो समझ ही जाएगा कि आप इसी की बात कर रहे हो। num1 और num2 और माई फंक मैंने इसको डायरेक्ट चलाया, अनडिफाइंड दोनों में नहीं आया। एक की वैल्यू क्या आई 10, दूसरे की क्या आई 100। क्यों? क्योंकि हमने क्या चीज़ें दी हुई हैं? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी। बात समझ आई? इस तरीके से हम इसको वर्कआउट करते हैं। वैसे एक और चीज़ देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं।
हमने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हटा दी। बाय डिफॉल्ट सब समझते हैं ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आप खुद सेट ना करें लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेट हुई भी हो। अच्छा, ये एक थोड़ी सी निराली सी लॉजिक है कि मैं नॉर्मली थोड़ा सा बैकएंड में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है। इधर बाय डिफॉल्ट ऊपर कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन नीचे मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, एक ऑपरेटर। और ये कौन सा ऑपरेटर है? और गेट है। और गेट इस वक्त क्या कर रहा है आपको पता है? और गेट का लॉजिक पता है कि यहाँ तो ये ट्रू होनी चाहिए यहाँ। अब num1 मैंने पास नहीं की, याद रहे। और करके पाए तो अब ये वही इफेक्ट देगा जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू करके क्या दिया हुआ हो, 25। लेकिन ये लॉजिक हर जगह इस्तेमाल हो जाती है। अब ये लॉजिक क्या कहती है कि भाई अगर इधर अनडिफाइंड आए, सही है, इधर अगर अनडिफाइंड आए तो क्या चीज़ प्रिंट कर दो, 25। अनडिफाइंड मत करना। अगर इधर num1 की जगह कुछ चीज़ वो बंदा दे दे तो उसकी चीज़ लिख देना। समझ रहे हो? अभी इसको थोड़ा करके देखते हैं। पहले यहाँ पे 25 है, हम यहाँ पे लिखते हैं 100। तो नीचे क्या लिखा उसने, 25 को डिस्कार्ड कर दिया। समझ रहे हैं? ये छोटी सी बैकएंड लॉजिक है, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो उसको यूज़ कर लीजिएगा। वैसे रिएक्ट में ये बहुत यूज़ होती है, रिएक्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। रिएक्ट में ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है कि आपने फ़र्ज़ करे कभी देखा है कि कोई ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स होती हैं, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स में कहीं पर अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे लिखा हुआ था NA, यानी कि नॉट अवेलेबल। ये उधर इस तरीके से काम किया जाता है कि अगर डेटा ना आए तो अनडिफाइंड मत लिखो, बल्कि क्या लिखो, NA, ताकि यूज़र को पता हो, ताकि यूज़र को पता हो कि भाई ये वैल्यू मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। कौन सी एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका आउटपुट है। इधर इधर ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, वरना वो स्ट्रिंग उसको वो प्रिंट नहीं करेगा। तो खैर, ये वाली एक सिंपल सी लॉजिक है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए भी। मैं नॉर्मली इसको यूज़ करता हूँ, इस वाले को बहुत कम यूज़ करता हूँ। पता नहीं, मेरी आदत है, आपकी भी आदत हो सकती है। लेकिन याद रहे इधर एक फड्डा होगा जो कि शायद अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। अब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मैंने लिखा था 25, सही है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करेंगे यूज़र ने डेटा पास किया 0, सही है, लेकिन 0 डेटा तो है, नंबर तो है ना, लेकिन उसने क्या प्रिंट कर दिया। थोड़ा सोच समझ के लॉजिक लगानी चाहिए, क्योंकि लॉजिक के तबाही होने में थोड़ी देर नहीं लगती। मतलब तो 100 ही लिखेगा। यहाँ पे यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो ये बेसिकली पहले इसको देखता है, सही है। और गेट मैंने अभी ये चीज़ एक्सप्लेन की कि और गेट की लॉजिक है कि जब इस वैल्यू पे ट्रू दी वैल्यू आ जाए, जब यहाँ पे ट्रू दी वैल्यू हो जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ता, वहीं पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि और गेट का सिंपल क्या था कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या जब पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो और गेट बोलेगा ट्रू ही है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एंड गेट में ऐसा नहीं होता, एंड गेट में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो वो पहली अगर वो ट्रू हो भी गई तो वो दूसरी पे बात आएगा। टर्नरी जो ऑपरेटर है वो इसी से बना हुआ है। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। बस इसमें यह है कि इसमें उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है। ये आपके पास एक सिंपल सी लॉजिक है। अभी तक जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है,
पैरामीटर्स, फंक्शनल पैरामीटर्स के हम फंक्शन को किस तरीके से डेटा दे सकते हैं। अभी तक हम जितनी डेटा दे रहे थे वो क्या थी, सारे नंबर्स थे। वो फॉल्सी वैल्यू है, वो उसका बाय लॉजिक है। आप यहाँ तो फिर उसकी वजह बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको दोनों अभी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए वरना रिएक्ट में हम इसको टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन अभी टर्नरी ऑपरेटर आपको दिखाऊंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। वो है जावास्क्रिप्ट की वो एक मेथड है, वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मैं आप लोगों को दिखाने नहीं चाह रहा। उस कंडीशन में मैं टर्नरी इस्तेमाल करता। सही है, कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होगी लॉजिक थोड़ी। हाँ ऐसी जगह आप यूज़ कर लें। या इसका एक दूसरा एक बहुत सिंपल मेथड होता है कि हम उसको स्ट्रिंगिफाई कर लें। का क्या होता है, स्ट्रिंग का क्या होता है? इंट नहीं, इंट नहीं, स्ट्रिंग में जाना है। पार्स str ही होता है। अब ज़रा इसको ज़ीरो देते हैं, सही है, पार्स str नहीं है। अब क्या आ गया, जो अब मैंने सिंपली क्या किया, स्ट्रिंगिफाई किया है। स्ट्रिंगिफाई एक बहुत रेयर मेथड है, लेकिन मेथड तो है, बहुत रेयर है, बहुत रेयरली आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सही है, लेकिन अगेन मेथड तो है। इसका दूसरा वैसे मेथड ये भी होता है, आप लोगों के लिए मैंने यूज़ कर लिया है, वरना कोई ऐसे भी यूज़ कर। अरे लॉजिक हज़ारों हैं, हज़ारों तरीके हैं। आप ये करेंगे सेम इफेक्ट देता है, टाइप कास्टिंग हो जाएगी। ये बात समझे ये कैसे होगी? याद है हमने 2 प्लस स्ट्रिंग 2 किया था, 22 हो गया था, सारे स्ट्रिंग 5 हो गया था, ये भी सेम इफेक्ट देगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड मेथड है। सही है, इतना स्टैंडर्ड है कि इतना रेयर है कि आपने देखा कि मुझे याद भी नहीं था इसका ये क्या है। इसका पाइथन में बहुत यूज़ होता है, इसका मुझे याद है, उसमें str होता है, डिट्टो मुझे पक्का पक्का याद है, क्योंकि पाइथन में क्या है कि वो आप जब डेटा साइंस पे काम कर रहे होते हैं तो उस पर आपको टाइप कास्टिंग बहुत जल्दी करनी होती है। तो खैर, स्ट्रिंग में हमने क्या पास किया, num1। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व हो गया बहुत इजीली। आपने टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ नहीं किया, तो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ ना करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपने, आपके पास कोई भी वैल्यू आई, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेस बार भी है तो वो कौन सी वैल्यू है, ट्रू दी वैल्यू है। अगर वो ट्रू दी वैल्यू है तो जाहिर सी बात है और ऑपरेटर सेकंड पोजीशन पे नहीं जाएगा। सही है, सिंपल लॉजिक है। तो अगेन लॉजिक बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, वही वही आएगा। सही है, तो ये बात है कि लॉजिक्स में ये होता है कि एक ही चीज़ करने के हज़ारों तरीके हैं। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। अब जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं दोनों, हो सकता है एक बंदा किसी और तरीके से करके आया और दूसरा बंदा तीसरे तरीके से करके आया हो, लेकिन काम दोनों का सेम है। तो लॉजिक्स में ऐसा होता है, तभी तो ये मज़ेदार है। सही है, हर किसी का अपना तरीका है, अपना अपना सोचने का तरीका है। तो ये इस तरीके से आप इसको काम करते हैं। खैर, अब इसको हम थोड़ा सा दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम इसको डेटा दे रहे थे वो डेटा क्या था, नंबर्स से, सिंपल नंबर्स से। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल कॉन्सोल लॉग करा देते हैं, जो भी चीज़ हमें वहाँ पे अचीव होती है। अब जीरो आएगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो लेकिन फंक्शंस का जो पैरामीटर है, आप उसको जो भी जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप देंगे वो खुशी खुशी रिसीव करता है। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो नंबर या स्ट्रिंग हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम 1 to 1 एक देखते हुए जाते हैं। सबसे पहले हमने नंबर के साथ खेल लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि नंबर सबसे ईजी है समझना। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रिंग पास करते हैं। हमने स्ट्रिंग पास की, वहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो इससे ये पता लगा कि नम वन में क्या सेव हुआ, हेलो वर्ल्ड, और वो कॉन्सोल लॉग में पास हो गया और वो चल गया। इसके अलावा एक और डेटा टाइप थी
कौन सी? स्मॉल होता है कैपिटल होता है? ट्रू। ट्रू कौन सी डेटा टाइप है? बूलियन डेटा टाइप है। आप इसमें बूलियन भी पास कर सकते हैं, मना नहीं है। आप इसमें, ये कौन सी डेटा टाइप है? याद है? इसको याद नहीं है? वैसे बताएगा तो कोई भी नहीं। तो वन लाइनर बनाते हैं, मल्टीपल लाइन में आपका दिमाग घूम जाएगा। मैंने इस फंक्शन को क्या पास किया है? एक ऑब्जेक्ट पास किया है। कौन लॉग मुझे क्या दिखाएगा? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो डेटा टाइप मैं उसको पास कर रहा हूँ वो चुपचाप रिसीव कर रहा है और उसको डिस्प्ले करा दे रहा है। लॉजिक क्या है कि ये जो डेटा रिसीव करता है ये एक वेरिएबल में रिसीव करता है। और जब मैं आपको वेरिएबल पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि वेरिएबल में किसी भी किस्म का डेटा टाइप जो कि जावास्क्रिप्ट का वैलिड डेटा टाइप है वो उसमें सेव हो सकता है। में इवन फंक्शन खुद भी सेव हो सकता है, लेकिन उस पर भी आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देख लिया, उसके बाद ये क्या है? तो एरे प्रिंट हो गई। तो हम एरे भी पास कर सकते हैं। एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया। पांचों डेटा टाइप्स हो गई। लेकिन हम इसके अंदर अब मैंने फंक्शन के अंदर क्या पास कर दिया है? फंक्शन। तो फंक्शन में फंक्शन पास कर दिया है मैंने। सही है। ये फंक्शन तो मैंने इसके पैरामीटर के अंदर ही लिख दिया है। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता था? फंक्शन स्मॉल फंक, तो मैं ये कॉपी करता हूँ। फंक्शन के अंदर बस एक लाइन लिखी हुई है कि इसको कॉन्सोल करा दो। अब इस पूरे कचरे को साफ करते हैं। अब एक माय फंक का फंक्शन है, उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ? और जब हमने फंक्शन पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था बेसिकली ये जो इसका नाम होता है इसके अंदर सारा का सारा फंक्शन सेव होता है। और ये जो स्मॉल फंक है बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा फंक्शन सेव हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि माय फंक क्या करता है? सिंपली जो भी चीज़ उसको रिसीव होती है उसको क्या करा देता है? कॉन्सोल। कॉन्सोल कराता है। सेव कहाँ करा रहा है? अब इसको जब ये स्मॉल फंक रिसीव हुआ है तो उसको क्या कर दिया? कॉन्सोल करा दिया। लेकिन ये फंक्शन चला नहीं। पैरेंथेसिस कहाँ लगाने पड़ेंगे? यहाँ पे सर। ये तरीका सही है? अगर फंक्शन को चलाना ही था यहाँ पे तो फिर ये इधर लिखने की ज़रूरत क्या थी? इसको मैं यहाँ नहीं लिख सकता था क्या? काम तो सेम हुआ। सही है। इसका मतलब यहाँ पे झोल है। ये तरीका तो नहीं है। जब आप एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं तो उसको चलाने का सिंपल तरीका क्या है जो कि आप बाहर करते हैं? अब यहाँ पे मुझे ये जो फंक्शन है पूरा ये किस वेरिएबल में सेव हो गया? num1। तो आप इस num1 को कॉन्सोल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये क्या प्रिंट कर देगा? उस फंक्शन का पूरा जो पूरा कोड है। मुझे कोड ही नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ इस फंक्शन को चला दो। लेकिन इस फंक्शन को मैं कहाँ चला रहा हूँ? मेन फंक्शन के अंदर। तो उसका नाम भी दे देते हैं। तो मेन कर देते हैं। तो मेन कर देते हैं और इसको कर देते हैं चाइल्ड। को कर देते हैं चाइल्ड। अब एक मेन फंक्शन है और दूसरा चाइल्ड फंक्शन। ये चाइल्ड जो है ये यहाँ पे रिसीव होगा और यहाँ पे चल जाएगा। अब ज़रा पीछे आते हैं तो हमारे पास क्या आया? दिस इज कॉल बैक फंक्शन। लेकिन मैंने चलाया किसको है? मैंने चलाया मेन को है। मैंने मेन को चलाया लेकिन मेन ने किसको चला दिया है? चाइल्ड को। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है?
दिस इज कॉल बैक फंक्शन 1। आपने कहा चाइल्ड 2, फंक्शन 2। अब आप यहाँ पे इसको पास करेंगे चाइल्ड 2, यहाँ पे चाइल्ड 2 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे चाइल्ड 2 पास होगा। अब मैं मेन फंक्शन को कितने फंक्शंस पास कर रहा हूँ? 2। तो यहाँ पे चले कितने? कॉल में एक को करा रहा हूँ, चले कितने? ये फायदा है इस पूरे प्रोसेस का कि आपने चलाया एक ही फंक्शन, लेकिन उसके इफेक्ट में कितने फंक्शन चल गए। अब ये 2 से मैं जितने ज्यादा फंक्शन बनाता जाऊंगा उतने में ज्यादा फंक्शन एक साथ चला सकता हूँ, सिर्फ एक लाइन को हिट करते हुए। मतलब मैंने लिखा सिर्फ मेन पैरेंथेसिस, तो वो अंदर जितने भी फंक्शन है वो खुद ब खुद चल जाएंगे। बात समझ आ रही है? मेन में डाल के मेन को चलाते हैं, मेन सारा एक साथ चला देता है। अगर किसी ने, आई थिंक वॉइड मेन किसका साइंटेक्स है? आई थिंक सी प्लस प्लस का साइंटेक्स है। वॉइड मेन सी प्लस साइंटेक्स है। तो उसमें जो मेन होता है वो मेन फंक्शन होता है। तो वो मेन फंक्शन आपका जो पूरा कोड है उसको चलाता है, उस कोड के अंदर जितने फंक्शंस हैं, जितने जो क्लासेस हैं, वो सबको स्लाइस कर देता है। तो आप एक मेन फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर दूसरे फंक्शंस आप ऐड करते जा रहे हैं और उसको एक साथ एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इस सारे प्रोसेस में ये जो छोटे वाले फंक्शंस हैं जिनको मैं क्या कह रहा हूँ, चाइल्ड, जो मेन फंक्शन है जो छोटे फंक्शंस को चला रहा है, इसको तो मेन फंक्शन ही कहा जाता है। और जो चाइल्ड फंक्शन है जो छोटे हैं, तो क्या कहा जाता है? कॉल बैक फंक्शन। क्या कहा जाता है? कॉल बैक फंक्शन। बात समझ आ रही है? ये कॉल बैक फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी आगे बहुत ज़्यादा अजाब करेगा। जब रिएक्ट आपके पास आएगी तो रिएक्ट में आप इतने ज़्यादा कॉल बैक्स बनाओगे कि आप खुद भूल जाओगे कि कौन सा मेन है कौन सा कॉल बैक है। सही है? तो रिएक्ट में कॉल बैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है? आपने जो यूज स्टेट इस्तेमाल किया हुआ है वो एज अ कॉल बैक यूज़ हो रहा है। सही? क्या? हाँ हाँ, करके देख। तो सवाल मुझे सही से समझ में नहीं आया, लेकिन करके देख लेते हैं। पहले कौन सा चला? पहले दिया। हालांकि ऊपर मैंने क्या पहले चलाया है? वजह ये है कि यहाँ पे ये जो है ना सिंपल वेरिएबल है, इस चाइल्ड वेरिएबल में क्या सेव हो गया? अगर इधर में num1 num2 करता ना तो भी चलता। उसको मैं कर दिया मैंने num1, बल्कि वो ज़्यादा घिच पिच हो जाएगी, बाकियों को कन्फ्यूजन हो। तो अगर ये तो सिंपल वेरिएबल है, आप वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने शुरू शुरू में लाइन लिखी थी, आपको याद है? ये शुरू शुरू की लाइन मैंने ऐसे ही लिखी थी। तो इस फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? चाइल्ड। और आप उसमें पास क्या कर रहे हो? चाइल्ड में क्या सेव हुआ? चाइल्ड 2। तो पहले मैंने चलाया चाइल्ड, तो बेसिकली क्योंकि उसको चाइल्ड 2 पास हो रहा है तो वो चला। तभी मैंने ये वाला सेंटेक्स पहले पहले लिखा था, ये बताने के लिए कि भाई जो चीज़ आप पास कर रहे हो, अंदर जो वेरिएबल है बेसिकली आप उसके इक्वल करा रहे हो। सही है? तो ये ऐसे है, मतलब ये आपका कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक मुझे बात बताएं, तो चाइल्ड ही रहने देते हैं क्या? रिकर्सिव फंक्शन उनको कहते हैं जो बार बार कॉल हो रहा हो, जो खुद को खुद ही कॉल करता रहे, खुद को खुद ही कॉल करता रहे, वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। थोड़ा सा उनमें कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, लेकिन उनकी यूसेज है वो एक तरह से कॉल बैक की तरह आती है। सही है? अच्छा एक काम करते हैं, कुछ भूल गया मैं क्या कर रहा था। तो ये मेन मेन कॉल हुआ, मेन को क्या रिसीव हुआ? चाइल्ड। चाइल्ड को चला दिया। ये इसमें कोई किसी को मसला है? कोई इशू है? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अच्छा कोई इनफाइनाइट फंक्शन बना सकता है क्या?
इनफाइनाइट, फाइल ट्रू करके चला दो, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। एक काम कीजिएगा, एक सिंपल सा आपके लिए छोटा सा टास्क है कि अपने पीसी को ना हैंग करके दिखाइए फंक्शंस के थ्रू। अब वो हैंग कैसे होगा? वो हैंग ऐसे होगा कि आप एक बना लें इनफाइनाइट लूप, बना लें इनफाइनाइट लूप नहीं, इनफाइनाइट फंक्शन बना लें। ऐसा फंक्शन लॉजिक कुछ इस तरीके से होगी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन दोबारा पहले फंक्शन को एक तरीके से कॉल कर देगा, अब वो पहला फंक्शन फिर दोबारा से दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन दोबारा से पहले फंक्शन को कॉल करेगा, वो आपस में एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे और आपका स्टैक जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो आपकी कमांड मानेगा। जब तक जब तक वो हैंग नहीं होता वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या? क्या चीज? कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वो खुलता नहीं है। सही है। तो ये एक छोटा सा टास्क है, सिंपल सा, अभी लॉजिक, यही लॉजिक इस्तेमाल होगी, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये प्रोसेस चल जाएगा। लेकिन ये कैसे चलेगा ये आपने सोचना है कि मुझे इसके ना इनफाइनाइट लूप कैसे हो सकता है। सही है, तो ज़रा सोचिएगा, तो इसको ज़रा सोचिएगा कि इनफाइनाइट लूप कैसे बन सकता है, और बड़ा मज़े का होता है, खासतौर पर जब लैब के कंप्यूटर इस तरीके से हैंग हो, मज़ा आता है। ठीक है, तो खैर ये आपके थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट डेटा पास करना, डेटा रिसीव करना और उनको चलाना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, पर क्लास ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, इसी के रिलेटेड है, इस पर फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। सही है, उसके बाद हम फंक्शंस के यूज़ करेंगे फंक्शंस को, जब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह और फॉर लूप्स पढ़ेंगे। तो अभी तक जो आपने फंक्शंस बनाए हैं, इसको ज़रा आप थोड़ा गौर से सुन लें, बस अभी थोड़ी देर में क्लास ख़त्म करते हैं। अभी जो आपने फंक्शंस बनाए वो कोई ना कोई डेटा रिसीव कर रहे थे और उनके साथ कोई वर्क कर रहे थे। सही है, और आपको कंसोल पे कोई चीज़ प्रिंट करके देते थे, इतना ही होता था। लेकिन अगर आपको पता है एक फंक्शन की टिपिकल डेफिनेशन क्या होती है, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होती है, और एक आउटपुट भी होता है। अभी जो आपका आउटपुट है वो आप किसके थ्रू भेज रहे हो? कंसोल लॉग। यानी कि इस आउटपुट को आप सेव नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कंसोल लॉग जो है वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो चीज़ खत्म, उसके बाद वो किसी काम की नहीं रही। क्योंकि मसला ये है कि अगर फर्ज करेंगे आपने इसमें num1 num2 रिसीव की है, आपने कहा var sum इट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और आपने इधर करा दिया सम, और इस फंक्शन को हम चला देते हैं यहाँ पे। तब मुझे कोई यहाँ से पूछ रहा था कि आर्ग्यूमेंट्स अगर ज़्यादा हो तो कैसे याद रखना पड़ता है, वैसे ये मेरा तरीका होता है, एक ये बहुत ईजी होता है। मैं आप ऊपर से ही इसको कॉपी करके लाएं, फिर मैं एक एक करके इसको मिटा के लिखता हूँ जो आपको डेटा देना होता है। सही है, ये तब ज़्यादा यूज़ करता हूँ ए बी सी इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स गिवन हो ना, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तब फिर ऐसे भी समझ में नहीं आता कि जब आप इसका डेफिनेशन खोलें और उधर लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, समझ भी नहीं आएगा कि उधर क्या हो रहा है। तब ये वाला काम मैं ज़्यादा करता हूँ। अब मेन 25 तो हमें पता है कि इसका जवाब क्या आएगा, लेकिन मसले वाली बात ये है कि ये किस में सेव हुआ, और ये सम किस तरह का वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। क्या ये इसके बाहर अवेलेबल होगा? दोबारा से हम पिछली क्लास पे वापस चले गए, पर क्या आया? सम इज, ये सम उस फंक्शन के अंदर था। सही है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सम हुआ, ये कैलकुलेशन हुई, ये तो ज़ाया हो गई कि हमने जस्ट इसको देखा कि आउटपुट है, लेकिन हम इसको सेव नहीं कर पाए। सेव नहीं कर पाए तो हम लेटर यूज़ इसको करेंगे नहीं, तो बाद में हम इसको यूज़ कर नहीं सकते। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन है वो हमसे डेटा रिसीव करे या ना करे, खैर वो फंक्शन के पे डिपेंड करता है। उसके बाद वो जो भी काम कर रहा है, जो भी लाइनें चला रहा है, उसके बाद जो भी आउटपुट हो वो मुझे वापस करे, ताकि मैं उसको कहीं ना कहीं सेव कराऊँ। ये करने के लिए आप क्या कराते हैं, आप एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न।
रिटर्न क्या चीज़ करते हैं आप? सम। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। क्या? लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल नहीं बना ये सिर्फ इस फंक्शन से इसको बाहर फेंक रहा है, एक तरह से पास आउट कर रहा है। तो यहाँ भी यही प्रिंट आउट देना चाहिए था इसको। एक मिनट, तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। इस फंक्शन को मैंने टाइप किया, नीचे क्या आया? ये हमेशा तब होता है जब आपका फंक्शन कोई ना कोई आउटपुट दे। जब फंक्शन कोई ना कोई आउटपुट नहीं देता तो नीचे लिखा हुआ होता है अनडिफाइंड। कंसोल में कभी यह बात आप नोट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ जो समझने वाली है वो अभी ये है कि var sum इक्वल्स टू main। ये काम हमने पहले नहीं किया था। हम फंक्शन को जहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे थे, बस वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करा रहे थे, उसको किसी वेरिएबल के इक्वल पे नहीं कर रहे थे। सही है, लेकिन अब ये काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न। ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे रिसीव कर रहा है। बात समझ आ रही है? अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेरिएबल है, अभी तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, हो सकता है ये किसी फंक्शन के अंदर हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं। कंसोल हटा दिया। सर अब यहाँ पे आप लिखेंगे सम 60। सम एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू सेव करा ली है इस मेन के आउटपुट की, और सिंपल अब हम उसे कर सकते हैं। बात आपको समझ आई? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन अब ये भी हमने पढ़ा। आप इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप वो भेजते हैं, तो वहाँ पे उसको कॉल कराएं और जो भी आपको जवाब मिले आप उसको सेव करा लें। जैसे कि मैंने कहा कि भाई तुम ये कर लो, सही है। ये इसको हमने क्विकली थोड़ा सा इसको बना लिया हमने। यहाँ पे इसको कह देते हैं हम फंक। ठीक है, var my sum इक्वल्स टू सम फंक एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आप इवन आप इसको भी आउटपुट करा सकते हैं, किसको? my sum। बड़ा अजीब सा मैंने काम किया, जो भी किया मैंने कॉल बैक और रिटर्न दोनों स्टेटमेंट एक साथ इस्तेमाल कर दिए। खैर, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको कॉल बैक फंक्शन का भी पता लग रहा है और रिटर्न स्टेटमेंट का भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं मेन को क्या भेज रहा हूँ? चाइल्ड। और मेन क्या कर रहा है कि जो भी इसका आउटपुट आ रहा है उसको किस में सेव करा रहा है? माई सम में। और उस माई सम को क्या करा दे रहा है? रिटर्न। और चाइल्ड के अंदर क्या हो रहा है? एक सम हो रहे हैं दो नंबर्स, और वो क्या करा दे रहा है? रिटर्न। बात समझ आई कि ये जो रिटर्न करेगा नंबर वो माई सम में सेव होगा, और माई सम जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे इसका आउटपुट बन जाएगा। जैसे ये बात समझ आई? चलो यार इसको समझ। क्या प्रश्न है? देखें, यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन दोनों सेम चीज़ नहीं है। नहीं, आई थिंक जो एक्सप्रेशन है जो जावास्क्रिप्ट में, आई थिंक रिएक्ट में ये एरर देता है कि जो JSX है, JSX के अंदर आप हमेशा एक्सप्रेशंस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं। स्टेटमेंट वो कोई भी पीस ऑफ कोड होता है जिसका कोई आउटपुट नहीं आता, कोई रिटर्न नहीं आता। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका हमेशा एक आउटपुट होता है। JSX जो है वो हमेशा आपको ये एरर देती है। अगर आप उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको एरर देती है कि दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, लाइन नंबर 6 इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन, तो वो एरर आता है। यार बाकी जो सुन रहे थे वो ना सुने। सही सही है, तो बहुत सिंपल एक डेफिनेशन का डिफरेंस था। खैर, हम बात कर रहे थे रिटर्न की।
मैं क्यों करूँ? आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉल बैक में नहीं जाते। सिंपली चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे वो चीज़ रिटर्न हो रही है, आउटपुट हो रहा है। सही है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे फंक्शन के स्कोप से बाहर जाए, इसके लिए हमने ये काम किया है। सिंपल एज दैट। बात समझ आई? अब हमें इसका मतलब है जब भी ये मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इसके आउटपुट में मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उसको हमने रिटर्न करा दिया। अगर हम इसको रिटर्न नहीं कराते तो हमारे पास इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या होता, अनडिफाइंड होता। इसको हम चेक कर लेते हैं। खैर, हम यहाँ पे दोबारा से एक वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से। ये मैंने जानबूझ के लफ्ज़ अलग अलग लिखे हैं ताकि आपको पता लगे कि एक ही नहीं है। आपने मेन किया, मेन करके आपने कहा num1 और num2। सही है, ज़्यादा बेटर है कि हम इसको ना इधर ही करें। तो जो आपका सम है ये वाला, इसके अंदर क्या वैल्यू सेव हो गई, 55। अब इसको आप गौर से देखेंगे, सब मैंने क्या ऐसा किया कि सम इट इज इक्वल्स टू 55। तो ये 55 कहाँ से आया? सबसे पहले ये फंक्शन चला है। सही है, सबसे पहले क्या हुआ, ये फंक्शन चला। इस फंक्शन ने क्या किया कि 25 और 30 को प्लस किया। वो प्लस जो हुआ उसने उसको आउटपुट दिया, तो इसका जो आउटपुट आया 55 वो किस में सेव हुआ, सम में सेव हुआ। तो सम एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू क्या बन गई, कहाँ पे, ये हम अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ जो है ये स्टेटमेंट कहलाती है। स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में, वो आपका कोड होता है जिसका कोई आउटपुट नहीं होता। वेरिएबल असाइनमेंट का कोई भी आउटपुट नहीं होता। जब वेरिएबल आउटपुट का कोई असाइनमेंट नहीं होता तो जो आपका कॉन्सोल उसको क्या बताता है, अनडिफाइंड। इसको ज़रा अभी हम देखते हैं। अभी जो ये आपका फंक्शन है ये बेसिकली एज एन एक्सप्रेशन काम कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा बदलते हैं, इसको हम रिटर्न नहीं कराते, सिर्फ हमने क्या करा लिया है, दोनों को प्लस करा लिया है। लेकिन अब भी हम क्या कर रहे हैं, वार सम इट इज इक्वल्स टू मेन 25 30। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, 55। सम के अंदर क्या सेव हुआ है, की वजह क्या थी कि इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। जब उसने कुछ रिटर्न नहीं किया तो सम में कोई चीज़ सेव नहीं हुई। बात समझ आ रही है? जब तक ये चीज़ रिटर्न नहीं करेगा तो उसमें क्या सेव होगा। अब फिर से इसको सेव कर लेते हैं, रिटर्न माई सम को दोबारा चला देते हैं। अब सम में चेक करते हैं कि सम में क्या सेव हुआ, 55। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिटर्न किया। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप घर जाएं, एक सिंपल सी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप 4 फंक्शंस बना लें, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चारों के अंदर ये करें कि एक में ऐड करें, उसका फिर रिटर्न दें। फिर उसके बाद आप उसको सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन में फिर उसको रिटर्न दें। मतलब आप 2 नंबर रिसीव करेंगे, 2 नंबर क्या होंगे, जो सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन चलेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करके उसको आउटपुट दे देगा, मल्टीप्लाई करने वाला उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे देगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे। अच्छा, ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। वैसे अगर हम, अभी ये बात मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्लास से हम ख़त्म कर रहे हैं वरना अब अभी बगावत हो जाएगी यहाँ पे। तो वैसे फंक्शंस जो थे ES5 या 4 तक मेरे ख्याल से यही चलते थे। पहले ज़िंदगी थोड़ी आसान होती थी। फिर जब जावास्क्रिप्ट का वर्जन नंबर 6 आया जिसको हम ES6 कहते हैं, अभी तो 7 चल रहा है, ये 7 भी आ चुका है। ये 6 बेसिकली आपको कहता था कि आपको एक उसने नया किस्म का फंक्शन बनाना सिखाया था। फंक्शन को कुछ हम ऐसे दिखाते हैं और इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। अब आप बोलेंगे इसका नाम किधर है, तो नाम इसका ये रहा। अब ये एरो फंक्शन है और इसका नाम ये रहा। इसका फ़ायदा ये था कि ये शॉर्ट फॉर्म होता था किसी भी वैल्यू का। अगर आप इधर लिखते 25
और पैरेंथेसिस उड़ा ही देते तो भी इसको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है आपका, ये पैरेंथेसिस के अंदर आता है। और अगर यहाँ पे आप उसको कुछ भी कर लेते, देखिए वैसे यहाँ पे 25 इधर नहीं आएगा, वो नीचे आता है वैसे है, लेकिन मैंने 25 लिख दिया है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख लेते सम, सही है, यहाँ पे लाजमी बात है फिर सम ही आएगा। तो ये जो बेसिकली है ये पूरी लाइन अगर मैं आपको बताऊँ तो पता है किस चीज़ के इक्विवेलेंट है, यानी किस चीज़ के बराबर है। ये कुछ इस तरीके से अगर आप करते सम, दो, हाँ दो दो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये वन लाइनर है, मैंने लिखा रिटर्न सम। अब ये पूरा जो काम है ना के बराबर है, के बराबर है, तो फंक्शन कहलाता है। और ये प्रॉपर क्लासिकल फंक्शन, क्लासिक फंक्शन कहलाता है। अब ये क्यों यूज़ होता है, ये एज अ वन लाइनर यूज़ होता है। वन लाइनर क्या कहते हैं कि भाई आजकल जो ज़्यादातर अप्रोच है तब इसको हम कहते हैं पाइथोनिक वे, ये पाइथन से ज़्यादा निकली है। पाइथन इसको कहता है कि जो एक बड़ी लॉजिक है ना उसको कोशिश करो कि एक लाइन में लिखने की कोशिश करो। पाइथन ऐसे फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा देता है कि आप बहुत बड़े बड़े जो लूप्स वगैरह हैं वो भी एक लाइन में आप लिख देते हैं। ये वन लाइनर फंक्शन है, ये ट्रिपल लाइनर फंक्शन है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ठीक है, लेकिन लिखते ऐसे ही हैं। रिटर्न बाय डिफॉल्ट ऐसे समझ जाता है कि वो इसको रिटर्न करना है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है, ये स्टेटमेंट कहलाती है अगर इसमें आप रिटर्न नहीं देते तो खैर ये चीज़ कुछ ऐसे है। अब वैसे यहाँ पे पैरामीटर शो, सही है। तो ये आपके पास कुछ फंक्शन लॉजिक्स हैं, ठीक है। फंक्शंस में और भी बहुत कुछ है लेकिन आपके लिए इस वक्त तक इतना काफ़ी है, सही है। इतना अगर आपको फंक्शन समझ आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है, सही है। लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा बहुत आपकी जो नॉलेज है आने वाले वक्तों में यूज़ होगी, आप थोड़ा भूलेंगे लेकिन इसके आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। हमेशा याद रखें कि फंक्शन के तीन प्रोसेस हैं, इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। फंक्शन सिर्फ प्रोसेसिंग वाले पार्ट से भी बन जाता है। अगर आपको याद हो जो हमने पहला पहला फंक्शन बनाया था उसमें जस्ट प्रोसेसिंग थी, ना उसमें इनपुट था ना उसमें आउटपुट था। उसके बाद हम दूसरे फेज में हमने इनपुट और प्रोसेसिंग देखी, आउटपुट नहीं था। तीसरे फेज में हमने इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों एक साथ देखा, ठीक है। ये आपके पास कुछ डिफरेंशिएशन है फंक्शंस की, और इतना अभी तक फंक्शंस में आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, और हो सकता है कि हम लोग, बल्कि इफ एल्स स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट वीक हम लोग इफ एल्स और उसके बाद हम लोग फोर लूप्स में के पास जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वो वो भी इतनी मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। फंक्शन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स एंड फोर लूप, लेकिन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने इसको पहले पढ़ा कि शुरू शुरू में ना एनर्जी ज़्यादा होती है तो आगे जाते जाते ना थोड़ा सा डिक्लाइन आता है। इस वजह से मैंने फंक्शंस पहले पढ़ा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मैंने जैसा इसको स्टार्ट करने से पहले कहा था, तो अभी रिएक्ट आप यूज़ करेंगे उसकी जो आप साइंटेक्स इस्तेमाल करते हैं उसका दूसरा नाम ही फंक्शनल कंपोनेंट्स है। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले वीक मुलाकात होगी। अपने असाइनमेंट्स लाजमी जमा कराएं। इसके लूप के बगैर प्रोबेबली नहीं, टेबल वाला जो है सही बनेगा वो। लेकिन हाँ, लेकिन अब जिस बच्चों ने लूप्स नहीं पढ़े हुए और जिनको अभी इतनी अभी नहीं है कि भाई वो जाके गूगल पे देख के लूप्स बना लें, आप उनके लिए ये रियायत है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहली लाइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दूसरी लाइन, आप 10 तक महदूद रख लें। आपका जो अपना फंक्शन है उसको 10 लाइन्स तक महदूद रख लें कि आप 2 वन ज़ा 2 से लेके 2 टेन ज़ा 20 तक आप करें, सही है। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लूप से होता है कि आप एक नंबर मांग लेंगे भाई तुम्हें कितनी रॉज चाहिए, आप 25 लिखें तो 25 रॉ बन जाएंगी, आप 100 लिखेंगे 100 रॉज बन जाएंगी, वो लूप से पॉसिबल है। तो आप अगर आपको लूप नहीं आता तो आप क्या यूज़ कर लें, आप सिंपल आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस्तेमाल करें और लाइन बाय लाइन 10 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी। वैसे जो मैंने इनिशियली कहा था कि आप वो आप हमसे पूछेंगे, यूज़र से पूछेंगे तो कितनी रॉस चाहिए, सही है। जिनको लूप आता है वो लाजमी सी बात है वही लूप से कर लें, जिनको लूप नहीं आता वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 दफ़ा लिख लें, काम दोनों सेम हो गए। क्योंकि लूप नहीं होगा तो आपको वहाँ पे रियायत मिल जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। हाफिज़।